डॉक्टर सविता का नाम अग्रणी भूमिका में है। वहाँ एक भी टीचर नहीं है रेगुलर टीचर की बात करें तो महिलाओं के कॉलेज में रेगुलर टीचर नहीं है। और कादमा कॉलेज की आप बात करो तो वहाँ पे भी टीचर नहीं है। वहाँ पे भी दोनों जगह पे जो टीचर है वो 2 दिन यहाँ पढ़ाता है और 2 दिन यहाँ वहाँ पढ़ाता है। लड़कियां कभी बाइक पे लिफ्ट लेती है, कभी कार में लिफ्ट लेती है, ऐसे लड़कियां आती हैं। इतना सा विधायिका नहीं कर सकती तो उसके बाद विधायिका महिलाओं के लिए क्या कर पाएंगे। अगर हम बजट की बात करते हैं, सरकार ने बजट कैसे कैसे अलॉट किया। हरियाणा को 67 करोड़, लगभग, पूरा नहीं था, लगभग 67 करोड़ किया। गुजरात को 427 करोड़ दिया और उत्तर प्रदेश को 430 करोड़ दिया है। पर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी खोली वो डायरेक्टली उद्योग मंत्रालय के तहत आई थी। और उद्योग मंत्रालय का मंत्री कौन थे? दुष्यंत चौटाला जी, नैना चौटाला के सुपुत्र जी। और उन्हीं के साइन से वो यूनिवर्सिटी खुली है और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बुला के उसका उद्घाटन पलवल में करवाया। क्या उस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नैना चौटाला चाहती तो उनके बेटे के साइन से क्या बारडा विधानसभा में नहीं खुल सकता? बाहर बैठ के आप किसी चीज का विरोध तो कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन तो उठा सकते हो, पर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक अभी तक अगर आपका उद्देश्य है और आप उसको ठीक करना चाहते हो तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा और कांग्रेस को वोट दें और अपने विकास के लिए, अपने राइट के लिए और अच्छे उम्मीदवार के साथ खड़े हों और उसको विजय बना और विजय भी अच्छे बहुमत से बनाए। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं बारडा विधानसभा में और जिस प्रकार से जानते हैं कि बारडा विधानसभा में एक लंबी लिस्ट है कांग्रेस के उम्मीदवारों की। 60 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन महिलाओं में विशेष रूप से है डॉक्टर सविता का नाम अग्रणी भूमिका में है। आज हमारे साथ विशेष बातचीत में प्रोफेसर डॉक्टर सविता जुड़ी हैं। उन्हीं से विशेष बातचीत करते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी दावेदारी रखती हैं और क्या इस विधानसभा के लिए उनके मन में योजनाएं हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए और मेरे विचारों को जनता तक पहुँचाने के लिए आपने जो टाइम दिया। और उससे पहले भी मैं अपने देश जितने भी हमारे बाढ़ हल्का के निवासी हों उनको नमस्कार और प्रणाम करना चाहूँगी और अपना मैसेज डिलीवर करना चाहूँगी कि भी आप लोगों ने यहाँ आने का मौका दिया मुझे। तो बात शुरू करते हैं चर्चा में। आज हमारा एक चुनावी अभियान भी चला हुआ है कि हम तरह तरह के प्रचार प्रसार में जो भी लोग लगे हुए हैं, जो भी दावेदारी कर रहे हैं, उनसे जाकर रूबरू होते हैं और पूछते हैं। तो आप विशेष करके एजुकेशन डिपार्टमेंट से रही हैं, आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि अगर आपको विधायक बनाया जाए, जनता आपको विधायक चुने और कांग्रेस आपको टिकट दे जिससे आप मांग रही हैं, तो आपके मन में क्या विचार रहेंगे और इस हल्के के लिए शिक्षा में क्या कर सकती हैं? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है विनोद जी और मेरे से तो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं इसी एरिया में काम कर रही हूँ और मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस भी इसी एरिया पे है क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो हर आदमी का विकास करता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे अमीर है, हर किसी को शिक्षा की ज़रूरत है। हमारे एरिया में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे एरिया में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे शिक्षा में वैसे पिछड़े हुए हैं, पर थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें बारडा विधानसभा को हरियाणा के उस लेवल से कि शिक्षा के लेवल तो हम उससे पिछड़े हुए हैं। हमारे यहाँ का जो शिक्षित परसेंटेज है वो 67% है जबकि पूरे हरियाणा का 75% है। अगर उस कंपैरिजन में देखें तो बारडा विधानसभा उसमें पिछड़ा हुआ है, जबकि हमें उसकी ज़रूरत है कि हमें उससे ऊपर होना चाहिए। हरियाणा का जो मेन है कि 75% तो हमारा भी उससे ऊपर होना चाहिए, पर उसके अलावा भी हमारे बच्चे हर कोर्स में पढ़ते हैं। पर अगर हम बात करते हैं शिक्षा की तो यहाँ सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी कमी है शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों को शिक्षा के लिए ज़्यादातर जो शिक्षा बच्चों को लेनी है, खासकर जो टेक्निकल एजुकेशन, उसके लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है कि हमारा जो दादरी डिस्ट्रिक्ट तो बना दिया सरकार ने 2016 में, पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की शिक्षा से रिलेटेड कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड की। जैसे हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग की, क्योंकि सरकार कहती है कि स्किल बच्चों को दो और स्किल के अंदर, क्योंकि आने वाला टाइम भी स्किल का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बिग डाटा एनालिटिक्स का, स्किल का जमाना है। तो स्किल जब तक बच्चों को नहीं दोगे तो बच्चों को रोजगार की प्रॉब्लम आएगी। रोजगार स्किल से सबसे ज्यादा मिल सकता है। और उसी की अगर हम बात करें तो हमारा दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं बारडा हल्का की बात नहीं कर रही, मैं दादरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। पूरे दादरी डिस्ट्रिक्ट में एक भी प्राइवेट, सरकारी तो दूर की बात, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। पीपीपी मोड में भी सरकार चला सकती है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो बच्चों को इंजीनियरिंग करनी है तो बाहर ही जाना पड़ता है। दूसरी बात, अगर उससे छोटे की बात करते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करते हैं, पूरे बारडा विधानसभा में एक भी सरकारी पॉलिटेक्निक नहीं है।
बच्चे को अगर बेसिक टेक्निकल नॉलेज लेनी है, छोटे कोर्स करने हैं, तो उसके लिए भी बच्चे को बाहर जाना पड़ेगा। हर किसान का, मजदूर का, गरीब का सबसे ज्यादा जो पैसा वो पढ़ाई में खर्च होता है। और इसकी वजह क्या है, बाहर जाके पढ़ाई करने से खर्चा बढ़ जाता है। मान लीजिए उसकी फीस है 50,000 और उसको बाहर रह के पड़ेगा तो उसको 50,000 और रहने का खर्चा लगता है। तो ये मान के चलो लगभग खर्चा जो है किसान का, मजदूर का, गरीब का, सबका जो खर्चा है वो डबल हो जाता है। किसी कैसे किसान अपना फसल उगाता है, उससे पैसे कमाता है और उसको पढ़ाई में लगाता है, पर उसका खर्चा जब डबल हो जाता है तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, सत्ताधारी लोग कहते हैं, आप तो कह रहे हो कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 3-3 डिग्री कॉलेज हैं। उनका सत्ता पक्ष के लोगों का ये कहना है। तो शिक्षा में कमी कहाँ देखती हैं आप उन कॉलेजों के माध्यम से? देखिए, उन कॉलेजों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 3 है। एक कादमा में कॉलेज है और यहाँ पे भी लड़कियों का कॉलेज बनाया तो वो कांग्रेस सरकार ने ही था। उसके बाद इन्होंने 10 साल में उसमें क्या काम किया आप देखोगे, वहाँ एक भी टीचर नहीं है रेगुलर टीचर की बात करें तो महिलाओं का कॉलेज में रेगुलर टीचर नहीं है। और कादमा कॉलेज की आप बात करो तो वहाँ पे भी टीचर नहीं है। वहाँ पे भी दोनों जगह पे जो टीचर है वो 2 दिन यहाँ पढ़ाता है और 2 दिन वहाँ पढ़ाता है। ऐसी व्यवस्था टीचिंग में नहीं हो सकती। ऐसी व्यवस्था करके आप बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते कि 2 दिन तो बच्चा क्लास लगाएगा, 4 दिन बच्चा फ्री रहेगा। ऐसे हम शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? और ये भी हमारे जो आपने 3-3 डिग्री कॉलेज बताया, मैं कह रही हूँ डिग्री कॉलेज तो ठीक है भाई है, वो भी जैसे तैसी सुविधा प्रोवाइड की। टीचर तो है नहीं, टीचर के बिना बच्चे को ज्ञान कहाँ से आएगा? अगर टीचर के बिना ज्ञान लेना है तो बच्चा प्राइवेट कर लेगा घर बैठ के। इस कॉलेज में क्या करने जाएगा? कॉलेज में जाएगा, ये पहली बात हो। अरे एक बात और बताती हूँ आपको, जो बच्चा आपका बारडा से बच्चा पढ़ने आती है लड़कियां खासकर, अब हमारा गाँव है जैसे मेरी ससुराल है धनासरी, उसके पास किसकंदा कांदड़ा है, वहां से लड़कियों को इस कॉलेज में पहुंचने के लिए सुविधा नहीं है। लड़कियां कभी बाइक पे लिफ्ट लेती है, कभी कार में लिफ्ट लेती है, ऐसे लड़कियां आती हैं। तो मैं गांव में विजिट कर रही थी तब लोगों ने मेरे साथ डिस्कस भी किया कि भी बच्चे हैं कॉलेज तक पहुंचे कैसे। और बच्चों को कभी बाइक पे जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की जिम्मेवारी है ना। ये तो एक मिनट रोकना चाहिए, ये बात आपने सही है और हमने भी कई बार इसको एनालाइज किया है। यहाँ एक महिला विधायिका होने के बावजूद भी लड़कियों के लिए बसों की समस्या वास्तव में रही है। जी। लेकिन क्या मानते हैं कि महिला विधायिका नैना चौटाला यहाँ से विधायिका थी और उसने हरी चुन्नी चौपाल के माध्यम से लोगों से आह्वान किया था कि मैं महिलाओं की भूमिका को प्रमुखता से रखूंगी। तो क्या वो उसमें सफल हो पाई या असफल रही, इस पर आपका क्या कहना है? अगर सफल हो जाती तो मुझे आज ये क्वेश्चन उठाना ही नहीं पड़ता ना कि लड़कियों को परेशानी आ रही है कि लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज तक पहुंचने के लिए एक भी बस नहीं है भाई। उसके लिए कितना प्रयास करना था महिला को, जो हमारी एमएलए साहिबा थी उनको कितना प्रयास करना था। एक बस सुबह और वही बस शाम को चली जाती, उस एरिया से घूम जाती। इतना सा प्रयास नहीं कर सकते तो हम सक्सेस कहाँ से कहेंगे? वो बड़ी उम्मीदें तो बहुत बड़ी बात होती है, बड़े प्रोजेक्ट चाहिए, बड़ा बजट चाहिए, उसकी तो अभी जिक्र ही नहीं है जी। अभी तो छोटी सी बात है कि एक बस जो सरकारी बसें हैं सब जगह जाती हैं, एक बस उसमें से रूट बदलना था सुबह का और शाम का। इतना सा विधायिका नहीं कर सकती तो उसके बाद विधायिका महिलाओं के लिए क्या कर पाएंगे? जब मैं ये लोगों का प्रश्न रहेगा शायद ये वीडियो देख करके कि इतने बड़े घराने की महिला विधायिका है जिसका बेटा डिप्टी सीएम था, देवीलाल परिवार से वो जाने माने चेहरा था, वो सक्षम नहीं थी महिलाओं की मांग उठाने में। तो कहीं ना कहीं ये संदेह तो नहीं रहेगा लोगों के बीच में कि सविता भी इन मांगों की असफल हो जाएगी? ऐसा है जी, मैं अभी फिलहाल जो है हमारे यूनिवर्सिटी में टीचर एसोसिएशन की प्रधान हूँ और हरियाणा में टीचर एसोसिएशन की पहली महिला प्रधान हूँ। आज तक महिला प्रधान कोई नहीं हुई। और अभी पीछे हमारी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, यूनिवर्सिटियों में सरकार ने क्या किया कि जो यूनिवर्सिटियों को बजट देती है सरकार यूनिवर्सिटियों को, वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस होती है पर फंड सारा सरकार से आता है। तो सरकार ने लेटर जारी किया कि हम यूनिवर्सिटियों को लोन देंगे। उस आवाज को हमने सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, हमने सरकार तक पहुंचाया, डीएचसी तक गए, पंचकुला में हमने आंदोलन किया और उसमें हमने हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहां पे भी उठाया। हमने कहा कि अगर आप यूनिवर्सिटियों को लोन देंगी तो यूनिवर्सिटियां उस लोन को कहां से भरेंगी? यूनिवर्सिटियां कोई साबुन या कोई प्रोडक्ट तो पैदा करती नहीं जो मार्केट में सेल कर देंगे और उससे आपको बजट मिल जाएगा। यूनिवर्सिटियां तो बच्चों को शिक्षित करती हैं, शिक्षित करके समाज को आगे बढ़ाती हैं और देश का विकास करने के लिए उनको आगे तैयार करती हैं। तो यूनिवर्सिटियां बजट कहां से लेके आएंगी? तो उस लेटर का हमने विरोध किया, यूनिवर्सिटी में भी विरोध किया, पंचकुला हम धरने प्रदर्शन किए और हमने डीएचसी से भी बात की, वहां पे भी मीटिंग की और उस लेटर को हमने वापस करवाया। और सरकार ने उस बात को गलत माना और उस लेटर को वापस किया और हमें वो जो लोन वाला लेटर था उसको विड्रॉ करा, नया लेटर जारी किया कि यूनिवर्सिटियों को बजट दिया है। तो और मैं तो पहले अभी यूनिवर्सिटी में भी
जैसे मैं कॉलेज लेवल में थी तब भी लीडरशिप में थी, जब हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ पे भी मैं प्रधान थी। जब भी लड़कियों की कोई डिमांड होती थी तो सबसे पहले जाके हम लड़कियों की डिमांड उठाते थे। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी क्रिकेट और सॉफ्टबॉल दोनों में खेली हूँ। जो हमारा कैप्टन, जो क्रिकेट की मैं अपने जो टीम थी कॉलेज की उसकी कैप्टन थी, और सॉफ्टबॉल में मैं अपनी टीम की कैप्टन थी। तो हमेशा, और अपनी यूनिवर्सिटी में भी मैंने अपने स्टाफ के जितने भी मुद्दे थे उन मुद्दों को मैं वाइस चांसलर से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दोनों पे डट के विरोध करती हूँ। इसलिए मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे सिलेक्शन इलेक्शन से नहीं, एनोनिमसली डिसाइड किया सभी ने मिलकर कि आप ही हमारी एसोसिएशन की प्रधान रहेंगे, क्योंकि आप हमारी बातों को अच्छे से रख सकती हो और आप हम अपने राइट को छीनने का कोशिश करते हैं कि भी हमें अपने राइट चाहिए। देखो, मांगने से के बिना, ये कहावत है ना कि बच्चा दूध मांगता तो जब तक रोता नहीं पिलाता नहीं। जब तक आप मांग को डट के नहीं, अड़के नहीं लोगे, तब तक आपको अपने राइट मिलेंगे नहीं। बिल्कुल, आपने स्पोर्ट्स के मुद्दे पर मैं जरूर इस पर आना चाहूंगा, लेकिन आपने पहले ही कर दिया। तो स्पोर्ट्स इस क्षेत्र में बहुत अग्रणी भूमिका में, विशेषकर लड़कियां बहुत अग्रणी हैं। जैसे बलाली गांव तो प्रसिद्ध है, अभी नेहा सांगवान, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, बहुत सी महिला खिलाड़ी यहाँ से निकली हैं। तो आप एक महिला होने के नाते आप स्पोर्ट्स पर्सन भी रही हैं, तो क्या कमियां देखती हैं, पहले तो वो मैं पूछना चाहूंगा, और उन कमियों को आप कैसे दूर कर सकती हैं? जी, देखिए ऐसा, जैसे आपने बताया अभी मैं अभी स्पोर्ट्स में रही हूँ, और आपने जो एरिया है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बच्चे स्पोर्ट्स के हैं। स्पोर्ट्स की अगर देखो एक बात करें सिंपल सी, अगर मैं आपको एक अभी ओलंपिक गेम है उसी से मैं जोड़ के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे अभी ओलंपिक में हमारा गेम हुआ, खेलो इंडिया का भी सिस्टम चला था। तो खेलो इंडिया में सरकार ने बजट दिया। अब हमारे ओलंपिक में 5 मेडल आए, जिसमें से 4 जो मेडल थे वो हरियाणा के थे, और 1 मेडल इंडिविजुअल थे 4, और 1 मेडल था कंबाइंड मेडल, वो उसमें भी हरियाणा और पंजाब के सबसे ज्यादा खिलाड़ी थे। ओलंपिक में भाग लेने वाले हरियाणा से 24 खिलाड़ी थे, राजस्थान से उधर से यूपी से 6 खिलाड़ी थे, और गुजरात से 2 खिलाड़ी थे। अगर हम बजट की बात करते हैं, सरकार ने बजट कैसे कैसे अलॉट किया। हरियाणा को 67 करोड़, लगभग, पूरा नहीं था, लगभग 67 करोड़ किया। गुजरात को 427 करोड़ दिया, और उत्तर प्रदेश को 430 करोड़ दिया है। तो आप देखिए हरियाणा का बजट और गुजरात का बजट और यूपी का बजट आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खिलाड़ी कहां से हैं, बजट मेडल कहां से आए हैं, और बजट किस देश को दिया गया। कह देते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा, पॉपुलेशन है कुछ रेशियो में और बजट है बहुत ज्यादा रेशियो में। तो अगर बजट आप उस एरिया में नहीं लेके आ पाओगे, सरकार आपको बजट देगी नहीं, तो बच्चों को खेल को कैसे बढ़ाओ करोगे। खेल बढ़ाने के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए ग्राउंड चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, है ना। तो वो चीजें है ही नहीं आपके एरिया में। तो जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरा पूरा फोकस रहेगा एरिया में खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करना, खिलाड़ियों के लिए गेम प्रोवाइड करना, और सरकार का ज्यादा से ज्यादा बजट अपने एरिया के लिए लेकर आना। क्योंकि हमारे एरिया में भिवानी, दादरी और बाढ़ हल्का में सबसे ज्यादा खिलाड़ी, और वैसे भी फोकस करें तो बाढ़ सबसे ज्यादा खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। तो इस एरिया में सबसे ज्यादा बजट आना चाहिए। क्योंकि देखो, हम ये देखते हैं कि पीछे हरित क्रांति भी आई थी, श्वेत क्रांति भी आई थी, तो बजट वहीं ज्यादा जाता है जहाँ पे उपेक्षा होती है कि यहाँ से ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। जहाँ से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद होती है वहीं पे सरकार को बजट फोकस करना चाहिए, और वहाँ के विधायक को भी इसको इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि भी आप कैसे काम करोगे, और वो आपने बताया कि नैना चौटाला जी थी जो, वो तो उससे भी जुड़ी हुई थी पॉलिटिकल परिवार से। मैं एक छोटा सा उदाहरण इसी पे बताती हूँ आपको। अगर वो चाहती तो क्या कर सकती थी, और मैं उनकी जगह होती तो क्या कर देती। तो अभी पीछे हमारे यहाँ एक स्किल यूनिवर्सिटी खुली है हरियाणा में, और वो स्किल यूनिवर्सिटी खुली है कहाँ पे, पलवल में, दुधौला में है। वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसमें ज्यादातर टेक्निकल कोर्सेज हैं, और वो क्या करती है कि टेक्निकल कोर्सेज को कंपनियों के साथ टाई अप करके करवाती है। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो सिर्फ डायरेक्टली उद्योग मंत्रालय के तहत आती थी। बाकी यूनिवर्सिटियां विधानसभा से खुलती हैं, पर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी खोली, वो डायरेक्टली उद्योग मंत्रालय के तहत आई थी। और उद्योग मंत्रालय का मंत्री कौन थे, दुष्यंत चौटाला जी, नैना चौटाला के सुपुत्र जी, और उन्हीं के साइन से वो यूनिवर्सिटी खुली है। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बुला के उसका उद्घाटन पलवल में करवाया। क्या उस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नैना चौटाला चाहती तो उनके बेटे के साइन से क्या बाड़ा विधानसभा में नहीं खुल सकता? अगर वो चाहती, अगर उसके अपने बेटे को ये तो कह सकती थी भाई वहां क्यों, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्या कमी थी इसके लिए। सारी यहाँ पे जमीनें नहीं है, यहाँ के लोग चाहते नहीं। अगर वो यूनिवर्सिटी यहाँ खुलती तो यहाँ के एरिया के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा स्कोप खुलता। दूसरा उदाहरण आपको देती हूँ, ये एरिया सबसे बड़ा कृषि का एरिया है।
कृषि का एरिया, कृषि यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर लुहारू साइड खोल दिया, जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन कृषि के लिए बाढ़ हल्का करता है। अगर हम तीनों हल्कों की कंपेरिजन करें, चाहे तोशाम से कंपेयर कर लो, चाहे आप दादरी से कंपेयर कर लो, चाहे आप लुहारू से कंपेयर कर लो, अगर कृषि के मामले में करोगे तो बाढ़ इन चारों हल्कों से ऊपर है। तो डिमांड तो जहां जहां जिस चीज की सबसे ज्यादा उत्पादन है उसी चीज में वो फैसिलिटी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। वो शिक्षा मंत्री होते हुए कृष्ण दलाल वहां पे लेके गए, जबकि अपेक्षा किसकी हुई, बाढ़ डाल की। एक रीजन सेंटर यहाँ के हल्के पे मिल जाता तो यहाँ के लोगों को सुविधा हो जाती। तो अगर विधायक चाहता, वो चाहे जेंट्स और महिला, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इसी से पड़ता है कि आपका विजन क्या, आपका उद्देश्य क्या है, आप हल्के को ऊपर ले जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, और चाहते हो तो उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है। जब तक आप उस प्लानिंग के साथ नहीं आओगे ना, तब तक आप विकास नहीं कर सकते। सिर्फ मैं कहूँ कि मैं विधायक बनकर मैं विकास कर दूंगी, नहीं हो सकता। मैं विधायक इस प्लान के साथ आऊंगी, एक पर्पज के साथ आऊंगी, एक उद्देश्य के साथ आऊंगी कि मुझे एरिया में यहाँ कमियां हैं, और उन कमियों को आप आइडेंटिफाई करोगे और उसके लिए प्लान करोगे। और उसके लिए सरकार से देखिए, जो भी सरकार मान लीजिए आपको ना देंगे, उन्होंने जैसे ये कहा कि सरकार नहीं है हमारी, पर मैंने तो आपको एक ऐसा उदाहरण दिया जिसमें उनको सरकार की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ विजन की और उद्देश्य की जरूरत थी। अगर उनकी इच्छा शक्ति होती तो वो उस यूनिवर्सिटी का, और यूनिवर्सिटी नहीं खोल देते तो मैं तो ये कहती चलो यूनिवर्सिटी आपने पलवल में दे दी, उसके बाद एक रीजनल सेंटर खोल देते हैं। यहाँ पे रीजनल सेंटर तो खोला ही जा सकता था, और वो खोल देते तो यहाँ के एरिया के विकास के लिए बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता स्किल के लिए। खेल की बात करूं तो खेल सरकार कहती है, जो गठबंधन सरकार के लोग हैं वो कहते हैं कि हमने प्रत्येक गांव में व्यायामशाला खोलने का काम किया है, तो उनसे क्या खेल सुविधाएं, उसको आप नहीं मानते? सुविधाएं मानते हैं, पर ज्यादातर व्यायामशाला बंद पड़ी, उसकी मेंटेनेंस कहाँ है, यहाँ सुविधाएं कहाँ, उसके अंदर जो इक्विपमेंट चाहिए वो नहीं है, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर चाहिए वो नहीं है। भाई कोई चीज आपने एक भवन बना के छोड़ दिया। अब मैं गाँव में विजिट किया था, बलकरा गाँव में विजिट किया था मैंने, वहाँ गाँव में 4 सरकारी बिल्डिंग है और 2 नई और बन गई। गाँव वाले कहते हैं कि हम इन 2 बिल्डिंगों की जरूरत ही नहीं है, हमारी जो ऑलरेडी बिल्डिंग है उनको मेंटेन करके, और उसमें जैसे डॉक्टर के हॉस्पिटल बना दिए, पहले से भी बना तो एक और बना दिया, पहले वाला टूटा पड़ा है और नया और बना दिया। बोले हॉस्पिटल में ना तो नर्स है, ना दवाई है और ना डॉक्टर है, तो हम बिल्डिंग का क्या करेंगे? अब बताइए, बिल्डिंग तो सेवा नहीं कर सकती। बिल्डिंग भी जरूरत है, बिल्डिंग बननी चाहिए, पर अकेली बिल्डिंग से काम नहीं चल सकता ना। व्यायामशालाएं तो बना दी, पर वहाँ ट्रेनर हो, वहाँ सुविधाएं हो, और भी तो सुविधाएं चाहिए, सिर्फ बिल्डिंग से तो काम नहीं चलता ना। जब तक सरकार प्रॉपर सुविधा नहीं दे पाएगी किसी भी चीज में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे किसान की बात करो, चाहे किसी भी महकमे की आप बात करो, जब तक आप पूरी सुविधा वहां पे नहीं दे पाओगे, तब तक उस एरिया के बच्चों का डेवलपमेंट उस फील्ड में नहीं हो सकता है। अच्छा, ये खेल के मुद्दों की बात रही है, आपने विस्तृत चर्चा में खुल के इसको आपने व्याख्यान किया है, आपने पूरी नॉलेज इसमें आपने बताने का प्रयास किया, लेकिन एक कृषि के क्षेत्र का मुद्दा बीच में छूट गया रीजनल सेंटर पे, तो और बारडाम में क्या हो सकता है कृषि के मामले? कृषि के मामले में तो बहुत ज्यादा स्कोप है जी। कृषि के मामले में आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। कैसे कैसे काम कर सकते हो? जैसे रीजनल सेंटर का तो मैंने उदाहरण दे दिया आपको। दूसरा एक छोटा सा उदाहरण आपको देके समझाती हूँ कि कृषि की यहाँ कैसे प्रॉब्लम है। जैसे मेरे ससुराल में हमारे एक ससुर लगते हैं, उन्होंने पीछे आलू का लगाया, खेत में आलू की फसल उगाई और उनको काफी आलू का उत्पादन हुआ। अब जब आलू उगता है उस टाइम तो आलू की कोई कीमत होती नहीं, कोई भी फसल होती है उसकी कीमत हमेशा डाउन होती है जब वो फसल कटती है या आती है मार्केट में। उस टाइम 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए होती है। तो किसान चाहता है कि मैं अपनी फसल को स्टोर करूं। स्टोर क्या करेगा? उसके लिए क्या चाहिए? हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए। कोल्ड स्टोर में फसल रखेगा तो वो खराब नहीं होगी, तो कुछ टाइम वो वेट करके जैसे थोड़ा सा वाजिब दाम आता है तो किसान उसकी वाजिब दाम ले सकता है उसको बेच के। उनको वो फसल स्टोर करनी थी, तो स्टोर करने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा? आपके दादरी में, आपके भिवानी में और आपके आसपास किसी भी एरिया में कोल्ड स्टोरेज नहीं। हिसार तक कोल्ड स्टोरेज करने के लिए उनको फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ा। आप ये देखिए यहाँ से फतेहाबाद कितनी दूर है, कितनी फसल है। आप उस फसल को लेके फतेहाबाद जाओगे, यहाँ से आने जाने का आपका फसल का क्या खर्चा है, उसके बाद आपको वहाँ स्टोरेज करवाना पड़ेगा। और उस स्टोरेज के बाद आप ये जब सेल करना है तो उसको फिर वहां से उठा के लेके आना। तो आप देखिए किसान की कितनी मजबूरी है। पहले बात तो उसको कोल्ड स्टोरेज ढूंढना पड़ता है, नंबर 1। ये तो आपको की सुविधा क्या अवेलेबल है। दूसरी बात, यहाँ पे मैडार जो एरिया है इसमें सबसे ज्यादा टमाटर होता है। क्या यहाँ टमाटर की प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाई जा सकती, जिससे किसानों को भी फायदा होगा? कोल्ड स्टोरेज तो रखेंगे, साथ में अगर प्रोसेसिंग यूनिट है तो किसानों को वाजिब दाम मिलेंगे। एरिया के लिए कुछ ना कुछ रोजगार भी डेवलप होगा। कोई भी आदमी जो लगाना चाहेगा उसका भी विकास होगा, जो प्लांट लगाएगा उसका विकास होगा। कंपनी लगाएगी तो वो लोगों को कुछ रोजगार भी देगी, 10, 15, 20, 25 आदमियों को तो वहाँ पे रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। और उसके सारे लोगों की फसल के जो वाजिब दाम है वो भी उनको मिल जाएंगे। और दूसरा, अगर आप बात करें दूध की,
बारडाल का जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है, जैसे मैंने 3 हलकों की बात करी, दादरी शहर है, उधर लुहारू भी छोटा सा शहर टाइप में पड़ता है, और जो अगर भिवानी की बात तो शाम करें तो उसके साथ शहर लगता है, पर बारडाल प्योर ग्रामीण 95% ग्रामीण एरिया है। इस एरिया में अगर बात करो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। अगर यहाँ पे जैसे बिट्टा का बूथ है, अगर वो बूथ यहाँ पे लगा दिया जाए तो दूध का मार्केट भी अच्छी हो जाएगी, लोगों का दूध का जो उत्पादन है वो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि दूध की सही वाजिब दाम भी उनको मिल पाएंगी, और जो नहीं रखते उनको जो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो इजीली लोगों को क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो कृषि के लिए तो दूसरी बात हम बात करते हैं, जैसे फसल हम बेचते हैं, मेरा पोर्टल मेरा ब्यौरा बना दिया सरकार ने, बहुत अच्छा स्कीम थी अगर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो, पर उसको इम्प्लीमेंट तो ऐसा कर दिया कि जो पहले सुविधा थे उससे भी खराब सिस्टम कर दिया। लोग लाइन में लग रहे हैं, आज आपका 8 क्विंटल होगा, आपका 10 क्विंटल होगा, आपका ये होगा, कई तरह के उसमें से नए नए शब्द जोड़ दिए, लेकिन फसल उनकी प्रॉपर टाइम पे नहीं बिक पाई। यहाँ पे जो किसान मंडी है, जिसमें जो अपनी फसल की मंडी है, उसमें जो फसल है वो प्रॉपर आदमी को बेच नहीं सकता ढंग से, क्योंकि सबकी फसल बेचने के लिए उसको 15 दिन, महीने, 1 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। पहले किसान खेत में फसल उगाता है, काट के अपने खेत में रखता है, खेत से उठा के अपने घर पे रखता है, फिर वेट करता है कब मेरी फसल बिकेगी। उसके बाद वो 15 दिन बाद दोबारा से उसको ट्रैक्टर, देखिए अपने खेत से घर लाने के लिए भी उसको ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि यार किसी के पास तो ट्रैक्टर है नहीं। उसके बाद क्या करेगा, जब वो घर फसल आएगी तो बेचने के लिए नंबर आएगा तो वो अपने घर से कहाँ तक लाएगा, मंडी तक लाएगा, और जरूरी नहीं मंडी में आते ही आज ही बिक जाएगी, मंडी में भी हो सकता है उसको 2 दिन वो ट्रॉली रखनी पड़ेगी, तो क्या होगा, ट्रॉली तो घर की नहीं है, उसका भी किराया लगेगा, 2 किराया तो पहले ही दे चुका, और हो सकता है उसको और भी किराया देना पड़ जाए। और कितना दिन का है फसल का, कितना दिन का प्रोडक्ट होता है, 1 महीने में सारी फसल बिक जाती है। क्या सरकार इतना नहीं कर सकती कि एक मंडी और लगा दी जाए, कादमा में भी एक परमानेंट मंडी बना दी जाए, 1 महीने के लिए वहां 10 कर्मचारी हैं तो 15 कर दो, 20 कर दो, 1 महीने की तो बात है, इससे लोगों की सुविधा हो जाएगी। लोगों को एक और बात इसमें सबसे बड़ी जो आती है किसानों के लिए स्पेशली, कि भी आपकी फसल तो आपने ले ली, अब जैसे सरकार ने पीछे क्या किया कि कुएं के कनेक्शन देने के लिए बंद कर दिए थे, फिर खोल दिए, किसानों से 2.5 लाख रुपए जमा करवा लिए कि आपको कनेक्शन दे देंगे, और उसको 3 महीने से भी ऊपर टाइम हो गया। अब किसान के पास, जिसके पास 2.5 लाख रुपए नहीं थे, वो कहाँ से लाया, उसने किसी से उधार लिया, किसी ने बैंक से लोन लिया, उसको लोन का ब्याज लग रहा है 3 महीने से, और किसान ने आज तक उनको कनेक्शन नहीं दिया है, उसने पैसा अरेंज करके उसको तो हर डे उसको नुकसान, पर डे उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो ब्याज दे रहा है, और उसने कहीं से पैसे अरेंज किए, किसी का एहसान भी किया है। और सरकार, अगर किसान एक दिन बिल नहीं भरता उसको पलंडर लग जाती है 10 रुपए 20 रुपए, और किसान को क्या मिलता है, ऐसे ही किसान फसल बेच देता है, और फसल बेचने के बाद उसका दाम है, उसको अपन कोई चीज मार्केट में खरीद के लाते हैं तो साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, एंड टू एंड पैसे देते हैं, तभी हमें चीज मिलती है। पर किसान की फसल को उसको कभी ऐसा नहीं होता कि ये फसल बेच दो और आप आज अपने पैसे ले। पर्सन लोगों के मन में ये भी आएगा वीडियो देख करके कि सब राजनीति करते हैं, और आप भी भली बात अच्छे डॉक्टर प्रोफेसर पद पर आप मीरपुर यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रही है, तो आप इस राजनीति में क्यों आना चाहती हैं, और लोग आप पर विश्वास क्यों कर रहे हैं कि सब आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं बड़े बड़े बयानबाजी करके, और बाद में जब वो खुशी मिलती है तो फिर सारे एक जैसे, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि मैंने 2 साल विदेश में भी नौकरी की, मैंने राजस्थान में भी नौकरी की, मैंने यूपी में भी नौकरी की है। जैसे मैं स्पोर्ट्स में रही तो मैं साउथ में, नॉर्थ में, चारों तरफ घूमे। जैसे ही हम अपने एरिया में आते हैं तो हमें फील होता है, हमें महसूस होता है कि हमारा एरिया, अगर हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हर एरिया में सब एरिया से पिछड़ा हो, ये आप भी भली बात ही जानते हैं। यहाँ अभी तक जो भी विधायक आए उसने किसी भी मुद्दे पे इतना अपना एम के साथ नहीं किया कि मुझे इस एरिया को ऊपर उठाना है। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेके लोगों को जिताया उम्मीद के साथ, पर किसी ने भी इसे नहीं। जब आप उस एरिया से बिलोंग करते हो और आपका उद्देश्य जो होता है, देखो मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे राजनीति में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमएलए और प्रोफेसर में कोई घना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। मैं जब भी आती हूँ, जब भी मुझे फील होता है कि मेरा एरिया जो है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया आपको, स्वास्थ्य की बात करते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य की बात हो रही है, मैं वो उसको बताऊंगी, उससे समझाना चाहूंगी कि मैं क्यों आना चाहती हूँ। अपने एरिया में कोई मेडिकल हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है नहीं, दादरी में 1 बेड हॉस्पिटल है जिसके अंदर 100 बेड है। कितनी पॉपुलेशन है, 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। बारडा में तो कोई है नहीं, दादरी डिस्ट्रिक्ट तो बना दिया पर उसको डिस्ट्रिक्ट वाली फैसिलिटी नहीं दी। और हमारे हल्के की बात करें तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन तो है ही नहीं, और हमारे यहाँ 2 एक्सरे मशीन है 2 हॉस्पिटल में, दोनों एक्सरे मशीन आज बंद पड़ी है। और दोनों एक्सरे मशीन क्यों बंद पड़ी है, क्योंकि उनको चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं। क्या विधायक इतना भी नहीं करवा सकता, पर कब करवाएगा, जब विधायक उसको सोचेगा।
आपने बहुत सारे विधायकों के इंटरव्यू पहले भी लिए होंगे, आगे भी लिए होंगे, मेरा भी ले रहे हो। आप उसमें कंपैरिजन करके देख लेना कि आप किस एम के साथ आते हो। जब तक आपका उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि मेरा उद्देश्य राजनीति करना है ही नहीं। जो ये जो आप कह रहे हो लेक्चर वाली और भाषण वाली राजनीति में तो ऑलरेडी हूँ। मैं वहाँ पे भी बैठ के प्रोफेसर हूँ, लेक्चर बच्चों को भी दे सकती हूँ। कहीं पे भी सभा में आप बुलाओगे वहाँ पे भी आके दे सकती हूँ कि यहाँ पे सुविधा नहीं है, यहाँ पे सुविधा नहीं, क्योंकि सिर्फ भाषण से चीजें ठीक नहीं हो सकती। बाहर बैठ के आप किसी चीज का विरोध तो कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन तो उठा सकते हो, पर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक आप अगर आपका उद्देश्य है और आप उसको ठीक करना चाहते हो तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक विजन है, उस विजन के साथ हम उतरे और इस एरिया से पढ़े हैं, इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, इस एरिया की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते हैं कि तो 60 जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस से, आपके उसमें महिला होने के नाते आप प्राथमिकता मानते हैं या कहीं आप इनमें से सबसे ऊपर मानते हैं? आपकी कहाँ तक पार्टी में है आके लोग आप पर ये माने कि सविता टिकट लेके आएगी और हम उसके पीछे हों? देखिए जी, महिला का तो एक एडवांटेज है, वो तो अलग है ही है, उसको तो हम मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते। पर मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तो पुरुषों से कहीं पे भी कम नहीं हूँ। किसी भी फील्ड में आप कहीं पे भी आप किसी भी फील्ड में मतलब कंपैरिजन करेंगे तो हम महिला पुरुषों के बराबर खड़े मिलेंगे। अगर आपको ड्राइविंग करने की तो मैं यहाँ से चंडीगढ़ तक गाड़ी 4 घंटे में लगा सकती हूँ। क्या मतलब मैं रेवाड़ी से अपने ऑफिस से जब भी चंडीगढ़ जाती हूँ काम में तो 4 घंटे में जाके सुबह जाती हूँ अकेले, शाम को वापस आ जाती हूँ ऑफिस का जो भी काम होता करके। तो मेरी यूनिवर्सिटी में सबको पता है कि मैं बहुत ही बोल्ड तरीके से काम करती हूँ। स्पोर्ट्स में रहे तो देश विदेशों में पढ़ाया भी है, तो ये कोई विजन मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं महिला होते हुए ये नहीं कर सकती। कोई मेरे साथ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, और मेरे फादर ने मुझे कभी लड़की की तरह पाला ही नहीं। उन्होंने मुझे मेरी ग्रोथ एक लड़के की तरह की। जैसे आपने कहा कहाँ मानते हूँ, मैं अपने विचार और अपनी जो डेवलपमेंट है और जो मैंने एरिया से विचार डिस्कस किए हैं अपने, जैसे मैंने 108 गांव, हमारे 106 गांव पंचायतें हैं, गांव ज़्यादा हैं डाणियों को मिला के, तो 106 की 106 पंचायतों में विजिट किया है। और मैंने हम आज आम आदमी से बैठ के बात की है, जैसे जहाँ पे भी 10, 15, 20 आदमी मिल गए, हर किसी से बात की, हर किसी ने मेरे विचार को लाइक किया है। मैंने उनसे डिस्कस किया है तो उन्होंने हर किसी ने कहा कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं। और भी इस टाइम पे तो मैं अपने विचार ही बता सकती हूँ। और जो मैं यूनिवर्सिटी में काम किया वो मेरा उदाहरण है। वहाँ पे आप जाके कोई भी पूछ सकता है कि मैं यूनिवर्सिटी में कैसे काम करती हूँ, वो एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों के सामने है। बाकी मेरे विचार को हर गांव के हर वर्ग ने, पढ़ा लिखा वर्ग भी और अपने बुजुर्ग भी, माताओं ने, सब ने कहा है कि भी आपके विचार बहुत अच्छे हैं। आपके विचार के हिसाब से अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो हम आपके साथ हैं। आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती थी, आप भाजपा से भी चुनाव लड़ सकती थी और अन्य दल हैं उनसे भी, आपने कांग्रेस में ही क्यों चुना? कि जो कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसियां हैं, पहली बात तो वो पॉलिसियां उस टाइम की बनी हुई है जब तक हमारा देश आजाद नहीं था। उस टाइम आम आदमी, जब भारत का हमारा देश बहुत गरीब था उस टाइम पे, हमें सबको पता है ये बात, तो हमारा विजन था कि हम देश को विकासशील देश बनाएं। तो उस टाइम हमने हमारी पॉलिसियां बनाई थी, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियां उस टाइम की। अब वो पॉलिसियां कैसी हैं कि कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो हमारी जो है 90% मध्यम वर्ग है हमारे, खासकर हम अपने हल्के की बात करें तो 90+ जो है मध्यम वर्ग है। 90% हमारा मध्यम वर्ग है और 10% जो है वो हमारा क्या है, हैवी पैसे वाला वर्ग है, जो बिजनेसमैन के, बिजनेसमैन में भी बड़े बिजनेसमैन जिसके पास ज्यादातर पैसा हमारा 10% के पास है। सरकार की पॉलिसी या तो 10% को सपोर्ट करेंगी या 90%, ये देखना है आपको। तो जो कांग्रेस की पॉलिसी है वो जो मध्यम वर्ग की 90% जनसंख्या है उसको सपोर्ट करती है। जो और अदर पार्टियों की पॉलिसी है जैसे बीजेपी वगैरह की, वो बड़े बिजनेस घरानों को सपोर्ट करती हैं कि जो पॉलिसी है वो ग्राउंड तक लाने पे ना विश्वास करके सिर्फ उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड, कुछ नए वर्ड ऐड करने तक की प्लानिंग रहती है, ग्राउंड तक पहुंचाने की। कांग्रेस की पॉलिसियां हर गरीब को, मजदूर को, किसान को, कमेरे वर्ग को, छोटे व्यापारी को, जो अपने अपने एरिया में ज्यादातर छोटे व्यापारी, उन सब वर्ग को कैसे आगे पहुंचाया जाए, ये पॉलिसियां कांग्रेस के पास है। इसलिए हमारे नेतृत्व भी यही कहता है कि भी हम जो हमारी पॉलिसियां वो आम आदमी के लिए हम पॉलिसियां बनाएंगे और आम आदमी को हम ऊंचा उठाने के लिए काम करेंगे। इसलिए हमने इन पॉलिसियों का एनालिसिस किया और हमने देखा कि अगर हम राजनीति में जाएं भी तो हम क्या करें कि हम तो, हमारा एरिया तो खासकर मध्यम वर्ग है और अगर हम उस मध्यम वर्ग की पॉलिसियों के साथ ही नहीं खड़े हैं तो हम अपने एरिया का विकास का कैसे सोच सकते हैं। आप एरिया के विकास का तभी सोच सकते हो जब आपको लगे कि इस मध्यम वर्ग जिसमें से आप निकले और जिसमें आप बिलोंग करते हो उसको उठाने के लिए किस पार्टी के पास पॉलिसियां हैं, किस पार्टी के पास विजन है। जब तक किसी पार्टी का उसके विकास के लिए विजन ही नहीं होगा तब तक वो कोई भी विधायक या एमएलए क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इस विजन के साथ हम इसमें आए। मैं ये चाहूंगा
हालांकि बहुत लंबा इंटरव्यू है और आपके पास बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चर्चा करने के लिए अथाह ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद अंतिम में मेरा प्रश्न ये रहेगा इस इंटरव्यू का कि आप इस वीडियो के माध्यम से है, इस इंटरव्यू के माध्यम से है, हमारे दर्शकों को, सामने वाले देखने वाले विधानसभा बारडा के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगी कि इस बार जो है आप समझदारी से सभी एक साथ होके वर्गों में ना बटें, सभी एक साथ रहें, एकजुटता के साथ रहें, समझदारी का वो दिखाएं, समझदारी दिखाएं अपनी, और कांग्रेस को वोट दें और अपने विकास के लिए, अपने राइट के लिए और अच्छे उम्मीदवार के साथ खड़े हों और उसको विजय बना, और विजय भी अच्छे बहुमत से बनाएं। देखिए, जब तक आपका विधायक स्ट्रांगली विधानसभा में नहीं खड़ा होगा ना, तब तक आपके लिए चीजें नहीं ला सकता। तो आप इतनी ताकत दीजिए कि वो आपकी ताकत को विधानसभा में उठा के, जितनी ताकत आप दें उससे दोगुनी ताकत से उस बात को उठा सके। जब विधानसभा में जीत के जाता कोई भी कैंडिडेट, अगर उसका मार्जिन सबसे ऊपर होता है तो उसका एक अलग ही दबदबा रहता है कि वो कह सकता है अपनी बात को कि मेरी विधानसभा के ज्यादातर वोटर मेरे साथ खड़े और मुझे उनके लिए काम करना है। 60 दावेदार हैं और 60 जिस पार्टी में दावेदार हैं उसमें सविता डॉक्टर भी है, तो कहीं ना कहीं मान लो टिकट किसी भी उम्मीदवार की कटती है तो ये 60 आप नहीं किसी की भी कटती है, लोग कहते हैं कि ये बागी हो जाएंगी, तो बाई चांस वो आप पर भी लागू हो जाए तो क्या सविता का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर मुझे भी टिकट, किसी को भी टिकट नहीं मिलती, अपना तो एक ही कंडीशन के साथ इसमें उतरे हैं, क्योंकि सिर्फ एमएलए बनना अपना उद्देश्य ही नहीं है। पहले भी मैंने क्लियर किया, मैं फिर क्लियर करती हूँ, सिर्फ एमएलए बनना अपना उद्देश्य नहीं है। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आपने कहा कि इधर उधर जाएंगे तो कोई निर्दलीय जाएगा, कोई किसी पार्टी में जाएगा, तो पार्टी का तो कोई इश्यू नहीं है, कहीं ना कहीं पार्टी से कोई दूसरा कैंडिडेट होगा यहाँ से चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये आती है कि निर्दलीय चुनाव कोई लड़ता है तो उस पर मैं 2 पॉइंट आपको बताना चाहूंगी। मैं तो पहले क्लियर कर दिया कि मेरा उद्देश्य ही नहीं है सिर्फ एमएलए बनना। इसका कारण है कि निर्दलीय क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। निर्दलीय जो चुनाव कैंडिडेट लड़ता है, पहली बात तो विधानसभा के वोटर ने डिसाइड करना है कि उनको क्या चाहिए। उनको पता है कि विकास जो होता है वो कोई भी पार्टी कर सकती है, निर्दलीय विधायक अकेला कोई विकास नहीं कर सकता। पहली बात तो यहाँ के वोटर्स का पूरा, मैंने जहां तक इस हल्के में घूमे, कि निर्दलीय की साइड कोई रुझान नहीं है। पर मैं 1 मिनट के लिए मान लेती हूँ कि मान लीजिए वो जीत भी जाता है, वो मेहनत करता है, मैं हल्का साथ दे देता, वो जीत जाता है, तो भी निर्दलीय विधायक बहुत ज्यादा विकास एरिया का नहीं कर सकता। 2 कारण है इसके। पहला कारण ये है, अगर पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत जाती, कोई भी पार्टी है और उसको पूरा बहुमत मिल जाता है, 46 या 47 सीट या 50 मिल जाती, तो निर्दलीय को कोई नहीं पूछे। आपका उदाहरण आपके पड़ोस में है, दादरी हल्के में आप देख सकते हैं सांगवान जी ने कितना विकास करवाया, जबकि उनकी तो जरूरत थी। दूसरी बात, अगर पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता तो निर्दलीय का थोड़ा सा भाव बढ़ता है। तो पार्टी ये कहती है कि मेरा पार्टी तो वही अपनी पॉलिसियों को ग्राउंड पे उतारेगी, मेरी पॉलिसियों को मुझे ग्राउंड पे उतारना है, तुझे जो चाहिए वो लो और साइड में बैठ। ये पार्टियों का जर्नली एटीट्यूड रहता है, जो हमारी एनालिसिस है। तो इसलिए निर्दलीय विधायक बनने के लिए कि आप बहुत अच्छा छोटा मोटा तो हो सकता है विकास करवा पाए, जो आपकी कुछ चीजें हैं उनको लागू कर सकते हैं, पर आप अपने विजन को जो है वो ग्राउंड पे उतार नहीं सकते। इसलिए मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि भी सभी एक साथ रहें। जिसको भी, मुझे टिकट नहीं मिलेगी, जिसको टिकट मिलेगी मैं उसके साथ जैसे आज खड़ी हूँ उस दिन भी उसके साथ ऐसे ही खड़ी मिलूंगी, और बाकी को भी यही रहेगा कि जिसको टिकट मिले उसी के साथ जाएं। निर्दलीय जाने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसको होगा? हल्के को नुकसान होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। अगर इस बार भी ऐसा हो गया कि जिस पार्टी की सरकार बनी उस पार्टी का हमारा विधायक नहीं रहता है, तो हम और 5 साल पीछे चले जाएंगे, और 5 साल पीछे जाने का मतलब हम 10 साल पीछे जाते हैं। तो इसलिए सभी हल्के वासियों के निवासियों से मेरा अनुरोध है कि अपना डिसीजन सोच समझ के लें, और जिस पार्टी की सरकार आपको बढ़ती दिख रही उसी पार्टी के साथ जाएं, और एकजुट होके और अपने एरिया के विकास के लिए जरूर सोचें, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूर सोचें। क्योंकि देखिए, हम तो पढ़ लिए, हमारा तो लाइफ बन ली है, और अब हमारे लिए हमारे बच्चों का भी लगभग चलो वो भी हो गया, पर जो आने वाली जनरेशन है उनको हम क्या दे पाएंगे, ये हमें सोचने की जरूरत है। जब तक हम आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं सोचेंगे, जब तक हमारे एरिया का आगे विकास नहीं हो सकता। तो मेरे हल्का के निवासियों से ये अनुरोध है, और जो भी टिकट मांगते हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं टिकट लेने की, या जो भी विजेता बने या जिसको टिकट मिले, उन सब से ये अनुरोध करेंगे कि एक साथ रहें और सारे एक साथ मिलकर लड़ें और हल्के के विकास के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और बेबाकी से सारे हल्के के विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने टाइम निकाला और हल्के के मुद्दों को उठाया और हल्के तक मेरी आवाज को, जो मेरे विचार थे उनको हल्के तक पहुंचाने की आपने कोशिश, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ डॉक्टर सविता, प्रोफेसर डॉक्टर सविता धनासरी से है और बाड्रा से अपनी दावेदारी कांग्रेस पार्टी से ही जता रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है, इस वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं कि सविता की इस वीडियो से आपको क्या प्रेरणा मिली और कितनी वो दावेदारी इनकी लगती है, और आप हल्के में किस प्रकार से है सविता का स्थान कांग्रेस पार्टी में देखते हैं।